हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीएपीएफ के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम विज़न का जो मंथली डिस्कशन करते हैं हर बार, तो इस बार अभी तक हमने 3 मंथ के ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ पे सबसे पहले मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था अगस्त का विज़न का। फिर मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया सितंबर, एंड देन अक्टूबर को अभी रिसेंटली ही हमने क्या किया है, फिनिश किया है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उन्हें करंट अफेयर्स के साथ किस तरीके से कोप अप करना है, करंट अफेयर्स उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन जिनको भी फील होता है ऐसा, तो वो काइंडली इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और बहुत लोगों का होता है ना कि उन्हें पेपर 2 बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है। उन्हें उनके लिए सबसे बड़ा एक बर्डन जो होता है ना पेपर 2 होता है कि सीएपीएफ के एग्ज़ाम में हम पेपर 2 को कैसे कवर करें, कैसे उसको प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा हर्डल होता है उनके लिए पेपर 2 ही है। ठीक है, तो उस चीज़ को ही दूर करने के लिए हमने ये वाली सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, विजन आईएएस के मंथली मैगजीन को डिस्कस करते हैं और उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो भी हमारे पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस ही करते हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं करते। हाँ, कोई भी चीज़ ऐसा जो मुझे लगता है कि आपके पेपर 1 में भी वो हेल्प कर सकती है, तो मैं वहाँ पे आपको उसको कनेक्ट करके वहाँ पे आपको बता दिया करता हूँ। बट हमारा मेन फोकस किस पे रहता है, पेपर 2 पे। ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ आवर मेन फोकस इन दिस सीरीज़। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा मेन काम है यहाँ पे। और लास्ट 3 मंथ के हमने मंथली मैगजीन्स को डिस्कस भी किया। आपको चाहिए कि हाँ, हमें जो कंटेंट चाहिए होता है पेपर 2 के लिए, वो कहाँ से लाएं। अब कंटेंट में क्या चीज़ें हो सकती है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। 1 मिनट आप वेट करना। हाँ, तो सबसे पहला चीज़ पेपर 2 का क्या होता है ना कि कंटेंट। आपको पेपर 2 में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कंटेंट कहाँ से लाओगे। अब कंटेंट में मल्टीपल चीज़ें होती है। सबसे पहले कि टॉपिक के ऊपर आपको अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, तो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को आपको जानना होता है। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको उसके नॉलेज चाहिए। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है नहीं तो आप लिखोगे क्या। देन उसके बाद कंटेंट, नॉलेज होने के बाद कंटेंट, जो मैंने अभी डिस्कस किया, कंटेंट में क्या चीज़ें हो सकती है, तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। ठीक है, कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट। ठीक है, आप उसको डिस्कस कर सकते हो। या कुछ पॉइंट्स, आपने किसी इंपॉर्टेंट कमीशन के कुछ पॉइंट्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को मेंशन करोगे आप। और उसके साथ साथ आपको कुछ कोट्स पता हो तो वो बहुत बढ़िया। अगर उससे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी पे कुछ कोट्स हो, स्टार्वेशन है, हेल्थ है, मैल न्यूट्रिशन, इन सब से रिलेटेड कुछ कोट्स आपको पता हो तो वो चीज़ें। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पास्ट के एग्जाम्पल्स हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद है, वो चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें नॉट ओनली इन एस से, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आपको हेल्प करेंगी, सबसे पहले तो एस्से में तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प होने वाली है इस चीज़ से। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट सारा खेल ही कंटेंट का है। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर किसी के ऊपर फॉर लिखना है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कुछ लिखना है, ठीक है, तो फॉर और अगेंस्ट जब लिखना है, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, कोई टॉपिक है उसका प्लस और माइनस कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप लिखोगे क्या। आप यू कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें वो नॉलेज कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ें, 2 चीज़ें, सबसे पहले ये आपको न्यूज़पेपर, और सेकंड हमारा क्या होता है, कोई भी, जैसे अब मैं यहाँ पे विज़न का कराता हूँ आपके लिए, विज़न आईएएस का मंथली मैगजीन। तो ये 2 चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ से आप सारा कंटेंट गैदर कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। ठीक, कोई भी फैक्ट्स है, फिगर्स है, आप कैटेगराइज करो थीम वाइज A4 शीट लो, और वहाँ पे जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा, वो भी तो थीम वाइज ही मैगजीन में डिवाइडेड रहते हैं। तो आप उन्हीं थीम्स पे, वो लगभग 8 से 9 थीम्स होते हैं, आप उन्हीं थीम्स पे क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। और डिवाइड करके क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट कोई डेटा लगता है जो कि आप कल को चल के अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट है, कुछ कोट्स आपको दिख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो मैं आंसर राइटिंग में लिखूंगा तो मेरा आंसर बहुत ज़्यादा अलग स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा चीज़ कर रहा है तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, फोकस रखना है अपना, ताकि आप अच्छे से क्या कर सको, सॉल्व कर पाओ आंसर्स। ठीक, और दूसरा चीज़, गेम क्या होता है पेपर 2 में, प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम का सारा खेल है।
ठीक है। अगर प्रैक्टिस आप टाइम पे कर रहे हो, ठीक है, आपको 3 घंटे के अंदर मल्टीपल चीज़ें लिखनी होती है, जहाँ 4 ऐसे हो गए, ठीक है, 2 रिपोर्ट हो गया, 2 आर्ग्यूमेंट हो गए, एक प्रेसी हो गया, एक कॉम्प्रिहेंशन और 25 मार्क्स का ग्रामर रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको 3 आवर्स में लिखना है और फिनिश करना है। तो ये बहुत कम टाइम होता है अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो आपको इस पर ये फोकस करना है कि प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे आपको ऑन रखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप कब करोगे? जब आपको आंसर के बारे में कुछ पता होगा, जो टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया रहेगा, तभी आप उस पर कुछ लिख पाओगे। तो आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये बेसिक मैंने शॉर्ट में आपको एक ब्रीफ कर दिया है कि किस तरीके से आप पेपर 2 को आगे लेकर चल सकते हो, क्योंकि पेपर 1 के लिए तो आपके पास मल्टीपल कंटेंट्स अवेलेबल है, बट पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, जो कि हमने बिल्कुल CAPF के अराउंड ही इस चीज़ को लेके चल रहे हैं हम, तो आप इसके साथ इन सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। तो आप यहाँ से अपने कंटेंट को इनरिच कर सकते हो, ठीक है। इनरिचमेंट के साथ साथ प्रैक्टिस करो एंड अपने आप को अच्छे अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं एक बेसिक सा कुछ बताना चाहता था। तो फर्दर अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो अब 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो हमारा नवंबर का मंथ की जो मैगजीन है वो यहाँ पे आ चुकी है, विजन की। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये पेपर 2 के लिए हमारा मेनली इंपॉर्टेंट होगा, जो कि यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, मस्ट रीड टॉपिक्स फॉर पेपर 2, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक्स देख लेते हैं हम, क्या क्या हमारे टॉपिक्स है यहाँ पे जो आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या थीम्स, जो मैं थीम्स की बात कर रहा था, एक बार थीम्स पे डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहला हमारा क्या है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी, इन्वायरमेंट हो गया हमारा, ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, एंड उसके बाद क्या हो गया? सोशल इश्यूज हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, कुछ स्कीम्स बहुत ज़्यादा आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से प्रिपेयर होगी? तो दीज आर द सोर्सेज जहाँ से आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ से इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा, यहाँ से आप नोट्स बनाओगे एंड देन आप यहाँ से ये सारी चीज़ों को क्या करोगे? फॉलो करोगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला जो हमारा नवंबर मंथ का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन में अगर आए, तो सबसे पहला टॉपिक प्रीएम्बल रिलेटेड कुछ एक PIL फाइल की गई थी। उस पे है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का टेक रहेगा इस पे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। प्रीएम्बल के अमेंडेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चनिंग की गई थी कुछ। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को दिया है, क्या उसके कीवर्ड्स थे, किसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे इनकलकेट की गई और वहाँ पे क्या इसके अकॉर्डिंगली परसीव किया गया, इस पे डिस्कस किया गया यहाँ पे। तो सोशलिस्ट सेक्युलर इन प्रीएम्बल, मेनली जो हमारा ये किस चीज़ से ऐड किया गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा, उससे हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड SSI को हमने क्या किया था? प्रीएम्बल में ऐड किया था। तो इसके ऊपर ही कुछ डिस्कशन है कि किस तरीके से हम अमेंडमेंट क्या ये जो हमारा ये प्रीएम्बल है, इसकी क्या अमेंडमेंट पावर है, किस तरीके से किस बेसिस पे हम इसको अमेंड कर सकते हैं और ये अमेंडेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किया गया था जिसको फर्दर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे अपने आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में, जब हम डिटेल डिस्कशन लाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया है यहाँ पे, ताकि आप क्या कर सको, आप एक बार इन सारे टॉपिक्स को खुद से भी पढ़ सको, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, व्हेन यू विल गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगी। फिर जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। अब ये क्यों न्यूज़ में, हम ये चीज़ देखेंगे जब डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है, कि इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसकी क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ये चीज़ हम इंक्लूड कर पा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। और इसको इंक्लूड करने से क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या माइनस है, इसके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कल को इस चीज़ से रिलेटेड आपके पास एस्से आए या आर्ग्यूमेंट आ जाए, ठीक है, तो आपके पास दोनों पॉइंट्स तैयार हो। ऐसे में भी आप क्या करते हो, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हम लिखते हैं वहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ्स में, तो आप वहाँ पे वो चीज़ें भी मेंशन करोगे और आर्ग्यूमेंट अगर आ गया तो आपके पास इस टॉपिक के रिलेटेड फॉर एंड अगेंस्ट दोनों चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस रखना है, ठीक। फर्दर हमारा देखें, अगर आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, कि आप यहाँ पे यू कैन गो थ्रू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है, आप कुछ इसके बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले तो हमने सोशलिस्ट और सेक्युलर इन प्रीएम्बल देख लिया, एंड देन मूविंग फर्दर हमने इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज देख लिया, ये हो गया। NGOs के बारे में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि NGOs का बहुत बड़ा रोल होता है। NGO किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में, क्या इनका रोल है, इसके ऊपर आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग में इसको एज एन एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे जो है यहाँ पे, गवर्नेंस एंड AI।
एआई को हम किस तरीके से गवर्नेंस के साथ इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरीके से हम गवर्नेंस को एफिशिएंट बना सकते हैं, ये चीज़ हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया था, 3 दिसंबर था शायद से, आई एम फॉरगेटिंग द डे। अब एक बार चेक करना, मैंने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, तो आप इस पर एक बार देख लेना। ठीक, इसको हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे कि क्या डिसेबल लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और क्या क्या इश्यूज़ है, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से उनको इक्वल पेज पे लाने के लिए और किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख लेना। ठीक, फर्दर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ये है कि उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पड़े। यहाँ पे आपका एक ये है जो मैंने हाईलाइट किया, रिपोर्ट्स ऑन प्रिजन्स इन इंडिया। आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो, इसको मैं भी अब डिटेल में बताऊंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में कि कुछ रिपोर्ट्स है प्रिजन इंडिया के प्रिजन्स के कंडीशंस पे, जो कि आप फ्यूचर में अपने आंसर्स में डेटा मेंशन कर सकते हो, कुछ भी इससे रिलेटेड अगर इससे आता है तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे जो कि आप अपने आंसर्स में फर्दर मेंशन कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन खत्म होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंटरनेशनल रिलेशंस का है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे तीन एरिया जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गए और यूरोप, इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे किस तरीके से हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ट्रेड बढ़ा सकते हैं, पीस एंड प्रोस्पेरिटी बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रीजन्स होते हैं ये हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो इसके ऊपर हम देखें कि इंडिया का क्या रोल रहना चाहिए, इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है इस कॉरिडोर से, किस तरीके से इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, इस पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ आईएमईसी का हम एक बेसिकली यहाँ पे देखेंगे इसकी यूटिलिटी क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट में यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईएमईसी इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे G20 पे कि रिसेंटली अभी G20 समिट जो हुई है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि G20 कितना एफिशिएंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसका रोल है इंटरनेशनल फोरम में। ठीक है, उसके अलावा आप अपने साइड से क्या कर सकते हो कि अगर आपको बेसिक आइडिया चाहिए तो ये न्यूज़ इन शॉर्ट आप हर किसी के एक बार पढ़ लेना। ये आपके लिए पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो न्यूज़ इन शॉर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आसियान के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जो हमारा यहाँ प्लस जिसको कहते हैं, वो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कायरो कॉल टू एक्शन क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या है, ये ट्रिटॉन आइलैंड कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है जब, तो फर्दर इन्हीं चीज़ों को क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें जब न्यूज़ में रहती है ना, तो यही चीज़ें हमारी ज्योग्राफी में आ जाती है, एग्जाम में पेपर 1 वाले सेक्शन में ज्योग्राफी में ये चीज़ें आ जाती है। फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये ज्योग्राफी के कौन से पार्ट से पूछी गई है। ठीक है, देन वी स्टार्ट की थिंकिंग कि भाई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो ये चीज़ें आप पेपर 1 के लिए कवर कर सकते हो। यहाँ से आप रेगुलर में अगर इसको देखते भी चलोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस में अगर अलाइंड रहेगा तो देर आर हाई पॉसिबिलिटी, देर आर हायर चांसेस कि आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए और आप अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो मे बी ये कंफर्म है कि 95 बच्चे या 99 बच्चे इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, तो आप उन 1% में होगे जिनका ये आंसर सही होगा और वहाँ पे आपको एक एज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, और अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ पे इसमें साथ में डिस्कस करता चलूँगा फर्दर। अब हम आते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन पे, जो हमारा इकोनॉमी है यहाँ पे इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, जो लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स है किस तरीके से बेनिफिट करते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया, जो कि आप देख सकते हैं। फिर जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये डीबीटी क्या होती है, गवर्नमेंट के थ्रू किस तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट लाया गया है, किस तरीके से इसके थ्रू करप्शन कम किया गया है और लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी तक यहाँ गवर्नमेंट के स्कीम्स मॉनेटरी सपोर्ट्स को पहुँचाया गया, इसके ऊपर देखेंगे। फर्दर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे कि इसके क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है, ये सारी चीज़ों पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। उसके बाद जो सिक्योरिटी पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में आप देख लेंगे। और डिजिटल अरेस्ट, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ इसमें जितनी चीज़ें मेंशन की गई है इसके अलावा भी यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन करूँगा, उसके बाद हम यहाँ डिस्कशन करेंगे डिजिटल अरेस्ट के ऊपर कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कुछ टाइम से, तो आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पेपर 2 में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर जो मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 के लिए आप कैसे कवर कर सकते हो, तो यहाँ देखो एक्सरसाइजेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, एक्सरसाइजेज इन न्यूज़, कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन सागर मंथन, यही चीज़ें तो आप लास्टली
1 मंथ जब बचे रहते हैं एग्जाम के, तो आप मैगजीन में पढ़ते रहते हो, 1 मंथ की ईयरली मैगजीन उठाओगे, फिर इसको रटते चलोगे। तो क्यों ना अभी हम इसको कवर करते चले, ताकि ये लॉन्ग टर्म में हमारे दिमाग में एडजस्ट होकर रहे और हमें ज़्यादा भाग दौड़ लास्ट मोमेंट पर ना करना पड़े, हमें सिर्फ रिवीजन से ही काम चल जाए। तो ये चीज़ें आप स्मार्ट वर्क के थ्रू क्या कर सकते हो, आप एज ले सकते हो, क्योंकि यहाँ एक एक मार्क्स काउंट होता है भाई, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट सेक्शन में अगर आते हैं तो UNFCCC COP29 हुआ है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। सॉरी, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया था। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे कि इसके की हाईलाइट्स, की इनिशिएटिव, डिक्लेरेशन क्या थे। उसके साथ साथ इंडिया एट COP29, इंडिया का क्या रोल रहा COP29 में, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या ये डिसीजंस लिए, सारी चीज़ें। फर्दर यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग एंड मार्केट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है, क्या इसका मार्केट है, किस तरीके से। इस पर हमने पहले भी आर्टिकल्स जो है द हिंदू में आते थे, तो हमने बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज वे में अब जो ये टॉपिक आ गया है, तो इसको लास्टली हम डिस्कस कर लेंगे। फर्दर क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको क्रिस्प वे में डिस्कस कर लूँ। जैसे जस्ट ट्रांजिशन क्या है, यानी जस्ट फुल ट्रांजिशन, किस तरीके से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। फिर अगर आप फर्दर देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर आया कि ये क्या है, किस तरीके से हम फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि अमेजोन फॉरेस्ट किस तरीके से वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स लग रहे हैं। उत्तराखंड, हमारे इंडिया के उत्तराखंड वाले पार्ट में कितने फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं। तो ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारा डिप्लीट हो रहा है, तो इसको किस तरीके से हम वापस रिस्टोर करें, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज को कर्टेल करना है और एक बैलेंस बना के रखना है हमारे इकोसिस्टम में। तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ इसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स के ऊपर देखेंगे और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, हम इस पर भी फोकस करेंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फर्दर नेचुरल फार्मिंग पे देखेंगे, आज के टाइम पे किस तरीके से आर्टिफिशियल फार्मिंग की जा रही है, GM क्रॉप्स और कई एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हो गए, और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स इन सब का यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। ये किस टाइप की फार्मिंग है जो सॉइल की क्वालिटी को रिस्टोर करने में, रिजुविनेट करने में हेल्प करेंगी, और क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसको भी हम देखेंगे आने वाले हमारे लेक्चर्स में। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये किस टाइप के फ्लड्स है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन भी बहुत ज़्यादा हद तक कंप्लीट होता है। आप न्यूज इन शॉर्ट्स एक बार इसके देख लेना, जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट है, यहाँ से आपको डेटा इन्वायरमेंट के लिए मिल जाएगा। अब इन्वायरमेंट के लिए तो न्यूज इन शॉर्ट जरूर ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपको डेटा मिलेंगे, ठीक है। और डेटा नहीं भी मिले तो एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो एक कोरल ट्रायंगल है, ये कोरल जो है हमारा कोरल एरिया, जो कोरल सिस्टम इकोसिस्टम है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। यूपीएससी के मल्टीपल एग्जाम्स में कोरल रिलेटेड टॉपिक्स आते रहते हैं, तो आप इसको जरूर देखना। जब कोरल आए तो वहाँ पे आप उसको हाईलाइट कर लो रेड कलर से कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। तो ये चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके साथ साथ वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। फर्दर आप देखोगे तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है। आपको बस एक बार गो थ्रू कर लेना है इसमें, कुछ एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अगर मिलता है तो आप अपने आंसर में, अपने नोट्स में मेंशन करो, और नहीं मिलता है तो ठीक है, आप मूव ऑन करो। CO2 टू मिथेनॉल प्लांट है, यहाँ पे क्या है इसकी यूटिलिटी, हम इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। EV एज ए सर्विस प्रोग्राम, किस तरीके से EV को प्रमोट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को आप देख लो, ठीक है। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट है। ये सब मैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये चीज़ें जो आप करोगे ये आपके पेपर 2 में तो हेल्प करेंगी और पेपर 1 में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फर्दर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP का एक एमिशन रिलीज रिपोर्ट है, जो कि आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएंगे। तो डेटा के लिए आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। आप यहीं पे इस एक सिंगल मैगजीन से मल्टीपल आप डेटा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, और अपने नोट्स में लिख के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग यू द वे, ठीक। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ देखो आप, सुनामी रेडी विलेजेस, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कोई आपका इससे आता है तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो ना, सुनामी रिलेटेड रेडी विलेजेस। अगर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो फ्रीक्वेंट सुनामी जैसे सिचुएशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या ऑप्शन है कि सुनामी रेडी विलेजेस बनाए वहाँ पे, कि लोगों को ज़्यादा रिहैबिलिटेट ना करना पड़े, उनके साथ, उनके लाइफस्टाइल के साथ ज़्यादा हम छेड़छाड़ ना करें, उनको एक परमानेंट लाइवलीहुड प्रोवाइड करें। तो हम सुनामी रेडी विलेजेस क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये चीज़ हो गई। अब बॉम्ब साइक्लोन क्या है, आप इसके बारे में पढ़ लो। कल को एग्जाम में आपके आ सकता है कि हाँ भाई बॉम्ब साइक्लोन क्या है, तो आप कितना भागोगे,
ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके साथ साथ लेक करीबा, ये सारी चीज़ें जब न्यूज़ में रहती है ना, तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तब आप सोचते हो कि भाई ये तो बुक में कहीं मेंशन ही नहीं है, तो यूपीएससी ने कहाँ से पूछ दिया, तो यूपीएससी कुछ भी उठा के पूछ रही है। यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछती दोस्त। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें जब न्यूज़ में रहती हैं, कल को अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ें आ जाए तो क्या करोगे आप तो कभी आपने हमने इवन मैंने कभी ये वर्ड सुना ही नहीं। अगर मैं इसके बारे में नहीं पढ़ूंगा, अगर इसको नहीं पढ़ूंगा, तो एग्जाम में कहीं कोई चांसेस नहीं है कि मैं एलिमिनेशन के थ्रू भी इसको आंसर में मार्क कर दूं। ठीक है, तो कोई चांसेस ही नहीं है कि मैं इसको किसी भी तरह से क्या करूं, एलिमिनेट करूं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये बॉम्ब साइक्लोन, ये सारी चीज़ें क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू गो थ्रू ऑल दिस स्टफ्स इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल इन पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि सीएपीएफ दोनों का खेल है ब्रो। आप अकेले किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाकर दूसरे को ओवर पावर नहीं कर सकते। आपको आप एवरेज मार्क्स ही लाओ ना, और दोनों में लाओ। ठीक है, आप देखो आपका सिलेक्शन डन है, इंटरव्यू में कुछ एक आप एबव एवरेज स्कोर कर दो, पर्सनैलिटी टेस्ट में आप लिस्ट के अंदर हो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको हर दोनों सब्जेक्ट में ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, दोनों पेपर्स में। अगर आपका पेपर 1 स्ट्रांग है तो पेपर 2 को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और पेपर 2 स्ट्रांग है तो पेपर 1 को भी अपना स्ट्रेंथ बनाओ। किसी एक के ऊपर रिलाई मत करो। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया सिस्टम। ठीक है, उसके साथ साथ अब नेक्स्ट पे आते हैं अगर हम, तो हमारा ये जो नेक्स्ट है सोशल इशूज़ वाला टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखें हम, तो यहाँ वर्क फ्रॉम होम के ऊपर हम थोड़ा देख लेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों न्यूज़ में अभी अचानक से, क्योंकि ये तो ऐसे कोविड टाइम का है। ठीक, तो अभी वर्क फ्रॉम होम क्यों न्यूज़ में। अब ये क्या है हमारा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, तो इसको भी हम थोड़ा देख लेंगे। फर्दर पॉक्सो एक्ट 2012 के ऊपर कुछ एक आर्टिकल आया है हमारा, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ स्कीम के ऊपर जो मैं बात करता हूँ, तो आप देखो सोशल इशूज़ में एक स्कीम भी आप अपने आंसर राइटिंग में क्या मेंशन करोगे, तो स्कीम्स मेंशन करोगे। तो पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम यहाँ पे आया ना, तो ये स्कीम आप थोड़ा पढ़ लो इसके बारे में कि क्या है। अगर आपको लगता है कि आप क्या आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हो, तो आप लिख लो। ठीक है, 10 ईयर्स ऑफ पोलियो इरेडिकेशन इन इंडिया, पोलियो किस तरीके से इरेडिकेट किया गया, आप इसको पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो चिल्ड्रन लैकिंग मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, ये कितना अच्छा न्यूज़ है, डाइट के बारे में बता रहा है, मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड। अगर आपको कोई आंसर राइटिंग भी आता है तो आप वहाँ पे इसके डेटा यूज कर सकते हो। अब साइंस एंड टेक पे आते हैं, तो साइंस एंड टेक में ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ नहीं लगा। ठीक है, वैसे 1 डे 1 जीनोम ये चीज़ है, पर आपके पेपर 2 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। आरएनए एडिटिंग भी है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है, और सत्येंद्र नाथ बोस है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँ कि आप यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स पढ़ो। एक मिनट वेट करना आप लोग। मैं बस आपको इतनी चीज़ें कहूँगा कि आप एक ये चीज़ खुद से पढ़ लेना। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं हल्का सा इसका ओवरव्यू दे दूँगा आपको आने वाले लेक्चर्स में। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। ये सब कोई काम के नहीं है अभी के हिसाब से। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक आप श्योरली पढ़ना, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पेपर 2 के लिए भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक, इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से देखो तो ऑपरेशन ड्रोनगिरी, ये क्या है, आप इसके बारे में पढ़ लो। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जेडा कमिटमेंट क्या है, ये चीज़ देख सकते हो आप। ठीक, उसके बाद पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट लॉन्च क्या है, ये सारी चीज़ें। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉप्स क्या है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। हेल्थ इमरजेंसी के लिए कौन से कॉप्स बनाए गए कॉर्पोरेशंस, इसको पढ़ सकते हो आप। तो ये चीज़ें हो गई। अब कल्चरल वाले सेक्शन में आते हैं अगर हम, तो कल्चर में हमारा क्या है, बिरसा मुंडा के बारे में आप पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। यहाँ पे एक सोराई पेंटिंग है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब ये आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में पूछ देगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एथिक्स में आते हैं तो इंस्टेंट जस्टिस के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेंगे। और स्कीम्स में आते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब ये योजना क्या है इसके बारे में आपको देखने की ज़रूरत है कि मुद्रा योजना क्या है। और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप देख सकते हो। और थोड़ा सा आप प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, ये सारी स्कीम से अपने आंसर राइटिंग में आप मेंशन करते हो, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, एज मिलता है। ये जब स्कीम्स आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करते हो ना, तो एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होता है उसको भी लगता है कि हाँ बंदे ने स्टडी की है, तो आपको यहाँ पे एज मिलता है। आप मानो या ना मानो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको एज मिलेगा, वो कुछ एक प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और एक एक मार्क्स यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे लिस्ट में आने के लिए, तो आप क्यों एक मार्क्स के लिए भी थोड़ा भी रिस्क लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये एक आपका टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल क्या कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर देखें तो एक मिनट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमारे ये टॉपिक्स डिस्कस हो चुके कि क्या 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 आपको पढ़ने, ये सोशल इश्यूज़ हो गए, हमारे साइंस एंड टेक हो गया। साइंस एंड टेक में हमने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो एज ऑफ नाउ नहीं आए थे, पर क्या क्या आप पढ़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया, ये पढ़ सकते हो। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसको तो पढ़ ही लेना आप, ठीक है। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। कल्चर में आप बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ सकते हो, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट जस्टिस हो गया यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ लोगे। और स्कीम्स, ये सारी चीज़ें पेपर 1 और पेपर 2 आपको दोनों कंबाइंड हेल्प करेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2, इन दोनों में ही ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। तो मेक श्योर कि आप इन दोनों के बारे में अच्छी नॉलेज रख रहे हो। आपको स्कीम्स के बारे में हर कुछ पता नहीं हो, बट एक बेसिक आइडिया हो, ताकि आपके अगर कल कोई स्टार्टअप सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको गवर्नमेंट के स्टेप्स मेंशन करने होंगे ना, कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, किस तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट कर रही है। तो वहाँ पे आप किस तरीके से अपने आर्गुमेंट को बैक करोगे, इन स्कीम्स के थ्रू ही ना, कि हाँ इन स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टार्टअप प्रमोट कर रही है, ठीक है। लोगों को क्या कर रही है, सेल्फ डिपेंडेंट बना रही है। वोकल फॉर लोकल जो हमारा है इनिशिएटिव, इस पर एक्चुअल में गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप स्कीम के थ्रू ही डिलीवर करोगे ना, कि हाँ ये गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ें कही थी गवर्नमेंट ने कि ये चीज़ें वो करेंगे, तो यहाँ ये स्कीम्स यहाँ पे डिवाइस की गई, स्कीम्स यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू पता चलता है कि हाँ गवर्नमेंट इसको लेके सीरियस है। फिर जो हमारा जो है विमेन सिक्योरिटी अगर है, तो हाँ गवर्नमेंट ने निर्भया फंड बनाया है और ऐसी चीज़ें निकाली है, बहुत सारी भारतीय न्याय संहिता में ऐसे लॉज इनकलकेट किए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइड कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को लेके सीरियस और स्टेप्स ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको हमने डिस्कस किया है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को आप खुद से पढ़ सकते हो, जो कि हमारा 21 मंथ का है, नवंबर मंथ का, कीप इन माइंड, ठीक है। ये सारे हमारे मस्ट रीड टॉपिक है पेपर 2 के लिए। वैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा फर्दर आपको पेपर 1 के बारे में भी आइडिया दे दिया है, आप उसको ही पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट रहेगा कि अब हम इस पे क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन लेकर आएंगे। ये जो हमारा डिटेल डिस्कशन आएगा बहुत जल्दी, मैं 3 पार्ट में सारे टॉपिक्स को डिटेल्ड वे में डिस्कस कर दूंगा। और क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उस वीडियोस को देखकर क्या करना है आपको, उससे अपने जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसका नोट्स बना लेना। उससे पहले खुद से एक बार रीड करना है, वीडियो आने के पहले आपको खुद से भी एक बार गो थ्रू कर लेना है इन सारी चीज़ों को, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी, ठीक। तो इसी के साथ अब मैं इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया बातों बातों में, बट आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्रिस्प फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट। जय हिंद।